राजस्थान असेंबली इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। शाम 6 बजे तक 199 सीटों पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन राठौर और सीनियर लीडरों समेत 1863 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। गैर जानिबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के पुख्ता इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की साइट का करेंगे दौरा। तेजस मैन्युफैक्चरिंग समेत तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी लेंगे जायजा। बीजेपी का मिशन तेलंगाना तेज। आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा करेंगे रैलियां। बीआरएस और कांग्रेस लीडरों ने भी तैयार की नई पॉलिसियां। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहिफाजत निकालने के लिए जंगी सतह पर कोशिशें जारी। वजीर आजम ने लिया सूरत हाल का जायजा। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आखिरी मरहले में है बचाव मुहिम। यरगमालियों के पहले मरहले की रिहाई के साथ इसराइल हमास के दरमियान 4 दिनों की जंगबंदी शुरू। वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए है अहद बस्ता। निशानेबाज अनीश भानवाला ने रकम की तारीख। शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को दिलाया पहला तमगा। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में हासिल किया तीसरा मुकाम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के राय दहिंदगान से ज्यादा वोट डालने की पुरजोर अपील की है। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम पर लिखी है। उन्होंने लिखा कि मेरी तमाम राय दहिंदगान से दरख्वास्त है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस मौके पर रियासत के तमाम नौजवान दोस्तों को मेरी नेक ख्वाहिशात जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। श्री गंगानगर की किरणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कोनूर की मौत की वजह से असेंबली की 200 में से 199 सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। 34 सीटें दर्ज फहरिस्त जात और 25 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मुख्तस हैं। 5 करोड़ 25 लाख से जायद राय दहिंदगान 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख मर्द राय दहिंदगान और 2 करोड़ 51 लाख से जायद खवातीन राय दहिंदगान हैं। 624 ट्रांसजेंडर राय दहिंदगान हैं। नए राय दहिंदगान की बात की जाए तो इस बार 22 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान पहली बार वोट डालेंगे। मुनसिफाना और पुरअमन वोटिंग के लिए मजमूई तौर पर 52,139 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इनमें 383 असिस्टेंट पोलिंग स्टेशन हैं। खवातीन मुलाजमीन के जेर इंतजाम कुल 1600 पोलिंग मराकज़, 200 पोलिंग मराकज़ दिव्यांग मुलाजमीन के लिए हैं। वहीं 1600 मराकज़ को मॉडल पोलिंग के तौर पर कायम किया गया है। रियासत में पहली बार असेंबली इंतखाबात में 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों और 40% से ज़्यादा दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की पहल की गई है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम में आज तमाम जमातों की सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया और साथ में आपको बता दें कि बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के तजुर्बेकार लीडरों ने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाई। अमित शाह ने केसीआर, एआईएमआईएम और कांग्रेस को खानदान पर मबनी पार्टियां करार दिया। इस दौरान तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी कायदीन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जारी रहा। तेलंगाना कानून साज असेंबली की इंतखाबी मुहिम में तमाम पार्टियों के तजुर्बेकार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने निजामाबाद में एक बहुत बड़े जलसायाम से खिताब किया। केसीआर, एआईएमआईएम और कांग्रेस को खानदानी जमातें बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के अवाम की पार्टी है। अमित शाह ने कांग्रेस और केसीआर पर बदनवानी का इल्जाम लगाया और कहा कि दोनों पार्टियां वजीर बनाने के लिए पैसे लेती हैं।
साथ ही उन्होंने आवाम से केसीआर हुकूमत को हटाने की अपील की। कांग्रेस पार्टी और केसीआर की पार्टी बीआरएस तेलंगाना को एक नंबर का राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि वहां मंत्री बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर टेंडर निकालकर कोटेशन मांगकर कौन ज्यादा पैसा देता है वो मंत्री बनता है। जो जनता का आदमी है वो मंत्री नहीं बनता है। केसीआर को कौन पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी को कौन पैसा देगा, वो मिनिस्टर बनता है। ये भ्रष्टाचारी केसीआर को हटाने का समय आ गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि करप्शन के हवाले से अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमतों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की गवर्नमेंट इस देश में चल रही है, जिन भी स्टेट्स में कोई माँ का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता एक भी करप्शन हमारे ऊपर लगा हो चार्ज। हम लोग जानते हैं कि हम कहते हैं और तेलंगाना के लोग भी ये कहते हैं स्टेट फर्स्ट, लेकिन टीआरएस कहती है फैमिली फर्स्ट। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी बहनों भाइयों, यहां फैमिली फर्स्ट नहीं होगी बल्कि तेलंगाना फर्स्ट होगा। इसी दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के पालकुर्थी में आवाम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में बेरोजगारी अपने उरूज पर है। तेलंगाना में जब नौजवान इम्तिहान देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई नौजवान खुदकुशी कर चुके हैं। आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे जो ऊंचे प्रदेश हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें से है। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, फीस देते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करते हो, पेपर देते हो, पेपर लीक हो जाता है। बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या भी की है इसके चलते। बीआरएस पार्टी के सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मुहिम के दौरान रामागुंडम में प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब किया। बीआरएस लीडर और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने निजामाबाद के नगरम में रोड शो किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी हुकूमत सेंचुरी के साथ वापस आ रही है। हमें तो पूरा विश्वास है अच्छे नंबर से वापस आ जाएगी, क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्राम बना है, जो भी हमारा स्कीम बना है, ये स्कीम टाइम बाउंड नहीं है, ये कंटिन्यू होने वाला स्कीम है। तो आज आपको अगर कुछ फायदा मिला तो कल मुझे मिलेगा, तो ये विश्वास हमने लोगों में भर के रखा है। अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी लीडर अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो किया। अमित शाह के रोड शो में काफी भीड़ जमा थी। इसी दौरान आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी तेलंगाना के विकाराबाद में रोड शो किया। तेलंगाना से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी तेजस जेट समेत वहां मौजूद तमाम मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का जायजा लेंगे और मौजूदा प्रोडक्शन के कामों का भी जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दिफाई आलात के मुकामी पैदावार पर मुसलसल जोर देते रहे हैं। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह उनकी हुकूमत ने भारत में दिफाई आलात की तैयारी और बरामदात को फ़रोग़ दिया है। काबिल ज़िक्र है कि कई ममालिक ने हल्के जंगी तैयारे तेजस की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। अमरीकी दिफाई कंपनी GE एरोस्पेस ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका के दौरान HAL के साथ मुश्तरका तौर पर तेजस 2 MK के इंजन तैयार करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। और नेशनल पीपल्स पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए शिलोंग और तुरा पार्लिमानी सीटों से 2 खवातीन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। एम्पायरन लंगदो शिलोंग सीट से और साथ ही अगाथा कोंगुल संगमा तुरा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। एम्पायरन लंगदो मेघालय हुकूमत में सेहत और ख़ानदानी बहबूद, कानून, ज़राअत और किसानों की बहबूद की वज़ीर और पार्टी की तर्जुमान भी हैं। उगाथा संगमा साबिक मरकजी वजीर मुमलिकत हैं। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम आसानी से जारी है।
मजदूर 12 नवंबर से सुरंग में मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। अब तक की मालूमात के मुताबिक रेस्क्यू टीम सुरंग में तकरीबन 45 से 40 मीटर गहराई तक पहुंच चुकी है। ताहम बाज़ रुकावटों के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। फंसे हुए मजदूरों के लिए खुराक, फल, पानी और अद्वियात पाइपलाइनों के जरिए सुरंग में भेजी जा रही हैं। पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं ताकि मजदूर बाहर आएं तो उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्हें बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाने के लिए काफ़ी तादाद में एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं। अगर वो नाजुक हालत में पाए गए तो कारकुनों को हवाई जहाज से अस्पताल ले जाया जाएगा। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद राहत और बचाव कामों पर नजर रखे हुए हैं। वो हर रोज वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर रहे हैं। उन सब के अलावा सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर मुमलिकत जनरल वीके सिंह मुसलसल जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हैं और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि मुहिम आखिरी मरहले में है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 54वें एडिशन में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिलेगा? बैनुल-अक़वामी मुकाबले के सेक्शन में 3 भारतीय फिल्में भी बेहतरीन फिल्म की दौड़ में शामिल हैं, जिनमें से एक सना है। सुधांशु सारिया की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में राधिका मदान, पूजा भट्ट, सोहम शाह, नौनियत निशान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। पेश है राधिका मदान से खास मुलाकात पर ये रिपोर्ट। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसको मिलेगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड? इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में दुनिया भर से 15 फिल्में इस बार compete कर रही हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए और उसमें 3 भारतीय फिल्में हैं और उसमें से एक है सना। सना की स्टार कास्ट इस वक्त यहाँ पर आई हुई है इफ़ी के मंच पर। मेरे साथ है राधिका मदान जो है फिल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। सना जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धमाल मचा रही है। सो फर्स्ट योर रिएक्शन? आई थिंक बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं क्योंकि भले ही हम दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स घूम के आ गए हैं बट हमने फिल्म हमारे लोगों के लिए बनाई है एंड इफ़ी जैसे मंच पे हमें हमारा इंडियन प्रीमियर करने का मौका मिल रहा है। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड एंड ग्रेटफुल एंड सो एक्साइटेड टू सी व्हाट द ऑडियंस फील्स। तो ये फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि ये ऐसी फिल्म है जो दर्शक भी इसको पसंद कर रहे हैं और भाषा की कोई सीमा नहीं है। जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम बाकी देशों में इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। थोड़ी सी कुछ दर्शकों के बारे में इस फिल्म के बारे में। जी, इस फिल्म के साथ मैंने रियलाइज़ करा था जब भी हम इंटरनेशनल फेस्टिवल्स पे भी जा रहे थे कि भले ही उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, वो सबटाइटल्स देख के पढ़ रहे थे बट वो उतना ही इम्पैक्ट कर रही थी लोगों को जितना यहाँ पे हम ही कर रही थी। एंड इमोशन की कोई लैंग्वेज नहीं होती। और ये फिल्म जो है ये एक 28 साल की औरत की कहानी है जो एक वर्किंग वुमन है, इंडिपेंडेंट है, वेल ट्रैवल्ड है, वेल एजुकेटेड है बट जो उस टेक पे एक हम शील्ड बना लेते हैं अपने सामने एक लिविंग इन अ मैन सोसाइटी में, उसके क्या क्या रेपरकशंस होते हैं उससे ये फिल्म डील करती है। इफ़ी में ये गोल्डन पीकॉक की दौड़ में है। आपको लग रहा है क्या चीज़ है तो दर्शकों के साथ कनेक्ट की और इंटरनेशनल जूरी के साथ कनेक्ट की और इस फिल्म को उसमें इंटरनेशनल कंपटीशन में रखा गया है गोल्डन पीकॉक के लिए इतिहास रचने वाली। जी, सच बताऊं तो जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं या काम करते हैं हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये फिल्म बहुत फेस्टिवल्स करेगी। हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर होती है, हम अपना दिल डाल देते हैं। हमारा इंटेंशन यही होता है कि हम सच को ढूंढ रहे हैं। उसके लिए हमें अपने अंदर झांक कर देखना होता है, अपनी जो बाहर की लेयर्स होती है, सुपरफिशियल लेयर्स होती है, उसको हटाना होता है एंड बस वो सच ढूंढते ढूंढते हम वो कहानी बना देते हैं। बट बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इस कहानी में हर एक किरदार जो है वो इतना अपना अपना सच ला रहे थे, तो हमें नहीं पता कि कब इतनी सच्ची कहानी बन गई कि सबके दिलों को छूने लग गई। बट आई थिंक ये चीज़ मैं हमेशा कहती आई हूँ कि सच्ची कहानी बनाओ, अच्छी का बता नहीं। एंड आई एम श्योर जब आप उसको चेज़ करते हैं तो दिल से जो चीज़ कही गई होती है वो दिल तक पहुँचती। सना वो फिल्म है जो इस बार इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है और गोल्डन पीकॉक की दौड़ में है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। और नाज़रीन अब आइए नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की ये सुर्खी है, पाक मकबूजा कश्मीर पर कब्जे की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है कि पाक मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। एक खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि POK पर हमले की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही भारत में मिलने की तरफ बढ़ रहा है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। कौमी शाहराहों को शानदार बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के वज़ीर नितिन गडकरी का ये बयान है और उन्होंने कहा है कि पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और साथ में आसाम में कौमी शाहराहों पर काम जो है तेज़ी से किया जाएगा और बहुत जल्द ही ये सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। नाज़रीन, हमारे समाज की ये सुर्खी है कि इसराइल ने इंसानियत के लिए कीमती चीज़ को पामाल कर दिया है, ये कहना है उर्दगान का। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है, तुर्किया के सदर हैं रजब तैयब उर्दगान, उन्होंने कहा कि गज़ा में 7 अक्टूबर के बाद से इंसानियत के लिए जो कीमती चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा पामाल किया गया है। ख़ास तौर पर उन्होंने इंसानियत को ज़ोर दिया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी है, मिस्र से गज़ा के लिए ईंधन की फराहमी का भी आगाज़ हो गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ये सुर्खी है, मुल्क में तब्दीली के दौर में सरकारी मुलाजमिन का अहम किरदार है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही है और सरकारी मुलाजमिन को कसीर जहती तरक्की भी बताया और कहा है कसीर जहती तरक्की में इनका एक अहम किरदार है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। सुर्खी है, तमिलनाडु में गैर मामूली बारिश है और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम बताया जा रहा है। और आपको बता दें चलें कि 10 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की भी ख़बरें आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और सुर्खियों पर भी नज़र डाल लेते हैं। तफसील से खबरों को देख लेते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान 49वें दिन से जारी जंग में गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी के निफाज के बाद हमास ने पहली बार 24 यरग़मालियों को रिहा किया है। इनमें से 13 इसराइली, 10 थाईलैंड के शहरी और एक फ़िलिपाइंस का शहरी है। काबिल ज़िक्र है कि शराइत के तहत दोनों ममालिक ने 4 दिनों की जंगबंदी पर इत्तेफाक राय किया है। रिहा किए गए यरग़मालियों को बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस को सौंपा गया और उन्हें फिर मिस्र में इसराइल के हवाले कर दिया गया है। थाईलैंड और फिलिपाइन के लोगों को जंगबंदी मुआहदे के तहत हवाले किया गया है। इसके लिए हमास, मिस्र और कतर के दरमियान अलग अलग मुज़ाकरात हुए हैं। जंगबंदी के दौरान 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरग़मालियों को रिहाई करने पर इत्तेफाक किया गया है, जिसके तहत रोज़ाना 10 से ज़ायद यरग़मालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के हाथों रिहा किए गए यरग़माली इसराइल पहुंच गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मुल्क तमाम यरग़मालियों की रिहाई के लिए पुरअज़्म है। नेतन्याहू ने कहा कि यरग़मालियों की रिहाई जंग के मक़ासद में से एक है और वो जंग के तमाम अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रिहा किए गए यरग़मालियों का इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया गया है और उनके अहले खाना को रिहाई के बारे में मुत्तला कर दिया गया है। इसराइल ने हमास की तरफ से रिहा किए गए 13 यरग़मालियों के बदले 39 फ़लस्तीनी शहरियों को रिहा कर दिया है। रिहा होने वाले फ़लस्तीनी शहरियों में एक 24 साला खातून भी शामिल है जो गुज़श्ता 8 साल से इसराइल की जेल में कैद थी। कतर और मिस्र के सालसियों ने मुआहदे के तहत पहले मरहले में 39 शहरियों को रिहा किया है। 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मजमूई तौर पर 150 फ़लस्तीनी यरग़मालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले दिन पहले से कहीं ज़्यादा इंसानी इमदाद रफ़ाई क्रॉसिंग के ज़रिए पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने कहा है कि इमदादी साजो सामान 137 ट्रकों में गज़ा पहुंचा। 7 अक्टूबर के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में ट्रक पहुंचे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि तवक्को है कि जंगबंदी के मियाद आगे बढ़ेगी और गज़ा में इंसानी इमदाद ज़्यादा तेज़ी से पहुँचाई जा सकेगी।
और भारत की सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन मुकाबले के मेंस डबल सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सेमीफाइनल में मुकाबला चीन के ही जीटंग और रैन जियांगयू से होगा। इससे कबल क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने लियो रॉली कार्नेडू और डैनियल मार्टिन पर मुश्तमिल इंडोनेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी थी। नौजवान निशानेबाज अनीश भानवाला ने ISSF आलमी कप में कांसे का तमगा जीता है। अनीश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले के फाइनल में तीसरी पोजीशन हासिल करते हुए कांसे का तमगा जीता है। मुकाबले के मौजूदा एडिशन में ये भारत का पहला तमगा है। अनीश ने फाइनल में 27 शॉट से तीसरा मुकाबला हासिल किया। और अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। राजस्थान असेंबली इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। शाम 6 बजे तक 199 सीटों पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन राठौर और सीनियर लीडरों समेत 1863 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद। गैर जानिबदारा और पुरअमन इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के पुख्ता इंतजाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साइट का करेंगे दौरा। तेजस मैन्युफैक्चरिंग समेत तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी लेंगे जायजा। बीजेपी का मिशन तेलंगाना तेज। आज वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और JP नड्डा करेंगे रैलियां। BRS और कांग्रेस लीडरों ने भी तैयार की नई पॉलिसियां। सिलग्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहिफाजत निकालने के लिए जंगी सतह पर कोशिशें जारी। वजीर आजम ने लिया सूरत हाल का जायजा। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आखिरी मरहले में है बचाव मुहिम। यरगमालियों के पहले मरहले की रिहाई के साथ इसराइल हमास के दरमियान 4 दिनों की जंगबंदी शुरू। वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए है अहद बस्ता। निशानेबाज अनीश भानवाला ने रकम की तारीख। शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को दिलाया पहला तमगा। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में हासिल किया तीसरा मुकाम। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।